नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ नव भारत। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना बेदी। बुलेटिन की हम शुरुआत करें। सबसे पहले देश दुनिया की 10 बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं। बीती रात 9:30 बजे लखनऊ के संजय गांधी पीजीआई में कल्याण सिंह ने आखिरी सांस ली। 4 जुलाई को 89 साल के कल्याण सिंह को तबीयत बिगड़ने के बाद अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हालात बिगड़ने के बाद उन्हें आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया, लेकिन तबीयत बिगड़ती चली गई और सांसों ने शरीर का साथ छोड़ दिया। कल्याण सिंह जब तक अस्पताल में भर्ती रहे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर दिन उनकी तबीयत का हाल जाना। कई राजनेता लगातार उनसे मुलाकात करने के लिए अस्पताल आते रहे, लेकिन किसे पता था कि कल्याण सिंह अब कभी अस्पताल से बाहर नहीं आने वाले। कल्याण सिंह के निधन से पूरा देश शोक में डूबा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया। गृह मंत्री अमित शाह ने भी कल्याण सिंह के निधन पर पार्टी और देश के लिए उनके त्याग, उनके बलिदान को याद किया। और एक लंबे समय तक ये रिक्तता को भर पाना मुझे संभव नहीं लगता है। प्रभु इस दुख की घड़ी में उनके चाहने वालों को और उनके परिवारजनों को ये आघात सहन करने की शक्ति दे और श्री कल्याण सिंह जी की आत्मा को शांति दे। कल्याण सिंह के निधन से यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी काफी आहत हुए। माननीय कल्याण सिंह जी का जाना न केवल समाज का, भारतीय राजनीति का, अपितु भारतीय जनता पार्टी परिवार की भी अपूर्णीय क्षति है। मैं दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करता हूं। मुख्यमंत्री शनिवार दोपहर बाद कल्याण सिंह का हाल लेने पीजीआई पहुंचे थे। इसके बाद वो वापस लौट आए। कुछ देर बाद ही उन्हें कल्याण सिंह के निधन की सूचना प्राप्त हुई, जिसके बाद वो दोबारा पीजीआई पहुंचे। इसके बाद शव वाहन के साथ उनका काफिला मॉल एवेन्यू स्थित कल्याण सिंह के आवास पहुंचा। मुख्यमंत्री की उपस्थिति में एम्बुलेंस से पूर्व मुख्यमंत्री का पार्थिव शरीर उतारा गया। काफी देर तक सीएम ने परिवार से बात की। इसके बाद वो कैबिनेट की मीटिंग में चले गए। देर रात मुख्यमंत्री दोबारा मॉल एवेन्यू स्थित कल्याण सिंह के आवास पर पहुंचे और परिवार को सांत्वना दी। सुबह यहाँ पर 9 से 11 दर्शन कर पाएंगे। जो आम लोग होंगे उनके अंतिम दर्शन करना चाहेंगे, उनका पार्थिव शरीर यहीं मॉल एवेन्यू स्थित आवास में रखा जाएगा। उसके बाद विधान भवन दोपहर में इनका शरीर वहाँ रखा जाएगा और उसके बाद उसी के सामने भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में और दोपहर 3 बजे के बाद उम्मीद की जा रही है कि इनका पार्थिव शरीर अलीगढ़, इनका जो पैतृक ज़िला है वहाँ पर जाएगा, जहाँ पर लोग उनके अंतिम दर्शन कर पाएंगे। और उसके बाद पैतृक गांव जो अतरौली है अलीगढ़ ज़िले में, वहाँ उनको ले जाया जाएगा। सोमवार के दिन उम्मीद की जा रही है कि नरौरा गंगा घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। कल्याण सिंह दशकों तक राष्ट्रीय राजनीति का हिस्सा रहे। ऐसे में उनका जाना सिर्फ उनकी पार्टी के नेताओं के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। लखनऊ से आमिर हक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। अफगानिस्तान की सत्ता हाथ में लेते ही तालिबानियों ने अजीबोगरीब नियम जनता पर थोपने शुरू कर दिए हैं। तालिबान ने अपना पहला फतवा जारी किया है, जिसमें हेरात प्रांत के सभी सरकारी और प्राइवेट कॉलेजों में लड़के लड़कियों के साथ पढ़ने पर रोक लगा दी गई है। तालिबान का कहना है कि समाज में सभी बुराइयों की जड़ यही है। खामा प्रेस न्यूज एजेंसी के मुताबिक तालिबान के कमांडरों ने विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों, निजी कॉलेजों के मालिकों के साथ बैठक की, जिसके बाद यह फैसला लिया गया कि अब लड़का और लड़की स्कूल और कॉलेजों में साथ नहीं पढ़ेंगे। दोनों के लिए अलग अलग संस्थान होंगे। 3 घंटे चली इस बैठक का प्रतिनिधित्व मुल्ला फरीद ने किया। लड़कियों के शिक्षण संस्थाओं में अब केवल महिला प्रोफेसर ही छात्राओं को पढ़ा सकेंगी। अगर किसी पुरुष कॉलेज में महिला शिक्षक है तो उनको भी तत्काल प्रभाव से हटाया जाएगा। आधिकारिक अनुमानों के अनुसार हेरात में निजी और सरकारी विश्वविद्यालयों, कॉलेजों में 40,000 छात्र और 2,000 लेक्चरर हैं। मोदी के पोस्टर को महिलाएं राखी बांध रही थी। ये तस्वीरें अहमदाबाद से आई हैं, जहां मुस्लिम समाज के महिलाओं ने पीएम मोदी के पोस्टर पर चांदी की राखी बांधी है। इसके साथ ही अल्लाह से पीएम के लिए लंबी उम्र की कामना की और देश के विकास के लिए पीएम को धन्यवाद दिया।
इसके अलावा वाराणसी से भी पोस्ट कार्ड के जरिए पीएम के पास महिलाओं ने राखी भेजी है। और तो और नरेंद्र मोदी की पाकिस्तानी बहन कमर मोहसिन शेख ने भी उनके लिए राखी भेजी। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरएसएस से जुड़े हुए थे, उस दौरान ही पीएम की मुलाकात कमर मोहसिन शेख से हुई थी और तब से लेकर आज तक हर रक्षाबंधन पर उन्होंने नरेंद्र मोदी के लिए राखी और शुभकामना संदेश भेजा है। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने कमर कस ली है। 23 अगस्त से यूपी में बीजेपी बूथ विजय अभियान चलाएगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा वर्चुअल कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। ग्रेटर नोएडा से इसकी शुरुआत होगी। नड्डा वर्चुअली प्रदेश के सभी शक्ति केंद्रों पर मौजूद पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और उन्हें चुनाव में जीत हासिल करने का मंत्र देंगे। बूथ विजय अभियान के जरिए बीजेपी अपने बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को आम लोगों के बीच जाकर सरकार की उपलब्धियों को पहुंचाने के टिप्स देगी। कार्यक्रम में सीएम योगी और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद रहेंगे। देश में जाति आधारित जनगणना को लेकर केंद्र सरकार पर दबाव बढ़ता जा रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मुताबिक सोमवार को जाति आधारित जनगणना की मांग को लेकर 10 दलों के नेताओं का प्रतिनिधिमंडल पीएम मोदी से मुलाकात करेगा। नीतीश के मुताबिक सब लोगों की इच्छा है कि एक बार जातीय जनगणना देश में जरूर हो। हम केंद्र से अनुरोध करेंगे कि फैसला लेने का अधिकार उनके पास है। उम्मीद है कि सकारात्मक बातचीत होगी। पीएम से मिलने वालों में आरजेडी की ओर से तेजस्वी यादव, कांग्रेस से अजीत शर्मा, हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के मुखिया जीतन राम मांझी भी शामिल होंगे। जाति आधारित जनगणना के पक्ष में केंद्र सरकार नहीं है। हिमाचल में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की जन आशीर्वाद यात्रा जारी है। आज और कल हमीरपुर में ठाकुर जनता से मिलेंगे। राज्य और केंद्र की मोदी सरकार के विकास के कामों के बारे में जनता को बताएंगे। अनुराग ठाकुर के केंद्रीय मंत्री बनने के बाद पहली बार अपने गृह जिला में आने को लेकर कार्यकर्ता भी काफी उत्साहित हैं। बीजेपी ने जिले में जगह जगह पर बड़े बड़े होर्डिंग्स और पोस्टर लगाए हैं। जिला मुख्यालय के अलावा पांचों विधानसभा क्षेत्र बड़सर, नादौन, सुजानपुर, भोरंज में भी स्वागत की जबरदस्त तैयारी है। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने तालिबान के बहाने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने केंद्र सरकार से जम्मू कश्मीर के लोगों से बातचीत शुरू करने की अपील की। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा दोबारा बहाल करने की मांग की है। मुफ्ती ने कहा, तालिबान ने अमेरिका को भागने पर मजबूर किया। हमारे सब्र का इम्तिहान मत लो। जिस दिन सब्र का इम्तिहान टूटेगा, आप भी नहीं रहोगे, मिट जाओगे। अगर केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर में शांति सुनिश्चित करना चाहती है तो उसे आर्टिकल 370 बहाल करना होगा और बातचीत के जरिए कश्मीर के मसले हल करने होंगे। कुलगाम में सभा को संबोधित करते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा, अफगानिस्तान में तालिबान ने अमेरिका को भागने के लिए मजबूर किया, लेकिन तालिबान के बर्ताव पर पूरी दुनिया की नजर है। मैं तालिबान से अपील करती हूं कि वो कोई ऐसा काम न करें जो दुनिया को उनके खिलाफ जाने के लिए मजबूर करे। महबूबा के बयान पर बीजेपी ने कड़ा पलटवार किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री को इस समय इस तरह का बयान देने से बचना चाहिए। जम्मू कश्मीर हमेशा से भारत का हिस्सा है और रहेगा। उधर जम्मू कश्मीर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने कहा कि भारत मजबूत राष्ट्र है। हमारे पीएम नरेंद्र मोदी हैं, न कि जो बाइडन। हम सभी आतंकवादियों को खत्म कर देंगे। महबूबा ने जम्मू कश्मीर के देशभक्त लोगों का अपमान किया है। महबूबा मुफ्ती कश्मीर में तालिबान राज चाहती हैं, लेकिन हमारी सरकार सभी आतंकियों का सफाया कर देगी। चीन की चालबाजी से निपटने को लेकर भारत पूरी तरह तैयार है। पूर्वी सिक्किम में सेना के जवान हाई अलर्ट पर हैं। भारतीय सेना के जवानों ने सीमा के सभी मोर्चों पर बोफोर्स तोपों को तैनात किया है ताकि खतरे की किसी भी स्थिति में दुश्मनों पर प्रहार किया जा सके। सिक्किम से चीन की 226 किलोमीटर की सीमा लगती है, जहां से सबसे अधिक खतरा है। इसलिए सबसे अधिक सेना की तैनाती चीन सीमा पर हुई है। सूत्रों के मुताबिक चीन एक बार फिर से सीमा पर गांव बसाने की कोशिश कर रहा है और रास्ता को चौड़ा करने की कोशिश कर रहा है। चीन ने पहाड़ को काट कर लंबे रास्ते का निर्माण कर दिया है, जिससे कि टैंकर भी कुछ घंटों में सीमा तक पहुंच जाए। इसलिए अब भारतीय जवान सतर्क हो गए हैं और ड्रैगन की हर चाल पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। और अब आपको वो खबरें दिखाते हैं जो हैं आपके काम की। कोरोना के कम होते मामलों के बीच दिल्ली वालों के लिए एक और अच्छी खबर है। सोमवार से दिल्ली के बाजार पहले की तरह खुल सकेंगे। रात 8 बजे तक की समय सीमा को दिल्ली सरकार ने खत्म कर दिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसका ऐलान किया।
अब तक दिल्ली के बाजारों में रात 8 बजे के बाद ताला लग जाता था। राष्ट्रीय राजधानी में शनिवार को कोविड-19 से किसी भी मरीज की मौत नहीं हुई। ये लगातार दूसरा दिन है जब शहर में संक्रमण से एक भी मरीज की मौत नहीं हुई है। वहीं संक्रमण के 19 नए मामले सामने आए हैं, जो पिछले साल 15 अप्रैल के बाद से सबसे कम है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी में महामारी की दूसरी लहर आने के बाद से ये 12वां ऐसा दिन है जब शहर में संक्रमण से किसी व्यक्ति की मौत नहीं हुई है। रेलवे में सरकारी नौकरी पाने का अच्छा मौका है। कोंकण रेलवे में सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट और जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट के खाली पदों पर भर्ती निकली है। कॉन्ट्रैक्ट पदों पर उम्मीदवारों की भर्ती डायरेक्ट इंटरव्यू के जरिए होगी। आवेदन, सिलेक्शन और भर्ती की पूरी जानकारी उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट konkanrailway.com पर जारी नोटिफिकेशन में चेक कर सकते हैं। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के साथ और जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट के साथ खाली पदों पर उम्मीदवारों की भर्ती की जाएगी। जो उम्मीदवार सिलेक्ट होंगे, पद के मुताबिक 35,000 और 30,000 रुपए महीना सैलरी पर रखा जाएगा। पहले साल के बाद सैलरी में 10% की बढ़ोतरी भी होगी। इंटरव्यू के लिए जरूरी ऑफलाइन फॉर्म नोटिफिकेशन के साथ जारी किया गया है। इन पदों पर भर्ती के लिए उम्मीदवार के पास AICTE के जरिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 60% नंबरों के साथ इंजीनियरिंग से बैचलर्स की डिग्री होनी जरूरी है। इसके अलावा एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। कोरोना से जंग के मोर्चे पर एक और अच्छी खबर है, जो खासकर बच्चों से जुड़ी है। भारत की दूसरी स्वदेशी वैक्सीन ज़ाइकोव-डी के इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत मिल गई है। खास बात यह है कि इसे 12 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों को लगाया जा सकेगा। इसे एक बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। ज़ाइकोव-डी के 3 डोज लगेंगे। पहले डोज के 28वें दिन के बाद दूसरा और तीसरा डोज 56वें दिन पर लगेगा। भारत में बनी ये दुनिया की पहली DNA बेस्ड वैक्सीन है। कोवैक्सीन के बाद ज़ाइकोव-डी देश में बनी दूसरी वैक्सीन है। बच्चों के लिए अच्छी बात है कि ये सुई के बगैर दी जाएगी, यानी उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। पोलियो ड्रॉप की तरह मुंह से तो नहीं, लेकिन इंजेक्टर के जरिए ये वैक्सीन शरीर में जाएगी। ऐसे में दर्द न के बराबर होगा। ये भारत में अप्रूव छठी वैक्सीन है। 28,000 से ज्यादा लोगों पर लेट स्टेज ट्रायल में 66.6% कारगर पाए जाने के बाद कैडिला हेल्थकेयर ने ज़ाइकोव-डी के ऑथराइजेशन के लिए अप्लाई किया था। कंपनी की साल में 10 से 12 करोड़ डोज बनाने की तैयारी है। ज़ाइकोव-डी की कितनी कीमत होगी, अभी इसके बारे में कोई ऐलान नहीं किया गया है। हालांकि वैक्सीनेशन प्रोग्राम के तहत टीका का खर्च केंद्र सरकार उठा रही है। ऐसे में ज़ाइकोव-डी भी मुफ्त मिलने की उम्मीद है। वहीं निजी अस्पतालों में लगवाने पर इसका रेट दूसरी वैक्सीनों के मुकाबले कॉम्पिटिटिव रहने के आसार हैं। उत्तर प्रदेश में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए अब आपको RTO ऑफिस के चक्कर नहीं लगाने होंगे। ऑनलाइन लर्निंग लाइसेंस जारी करने का एक खास मैकेनिज्म विभाग ने तैयार किया है। खास बात यह है कि इस नई व्यवस्था के तहत एप्लीकेंट को टेस्ट देने के लिए भी कार्यालय नहीं आना होगा। ऑनलाइन सड़क सुरक्षा का ट्यूटोरियल पूरा करने के बाद एप्लीकेंट का ऑनलाइन टेस्ट होगा। टेस्ट में पास होने पर उसका लाइसेंस जारी कर दिया जाएगा, जिसे एप्लीकेंट घर बैठे ही डाउनलोड कर सकेगा। परिवहन विभाग के जरिए इस नई फेसलेस और पेपरलेस व्यवस्था को बाराबंकी से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया जा रहा है। इसकी कामयाबी के बाद इस व्यवस्था को पूरे सूबे में लागू किया जाएगा। लर्निंग लाइसेंस के लिए पहले से ही ऑनलाइन व्यवस्था लागू है, लेकिन परिवहन विभाग ने इसमें नई व्यवस्था लागू की है। अभी तक ऑनलाइन फॉर्म सबमिट कर देने और फीस जमा कर देने के बाद फॉर्म की स्क्रूटनी और गाड़ी चलाने का टेस्ट देने के लिए एप्लीकेंट को ऑफिस आना पड़ता था, लेकिन अब इस नई व्यवस्था के तहत एप्लीकेंट का टेस्ट भी ऑनलाइन होगा। गाड़ी चलाने के लिए सबसे पहले लर्नर्स लाइसेंस बनता है, फिर परमानेंट लाइसेंस जारी किया जाता है। कोरोना महामारी के कारण नौकरी गंवाने वालों के लिए राहत भरी खबर है। लॉकडाउन के दौरान नौकरी गंवाने वाले लोगों को सरकार 2022 तक पीएफ का पैसा देगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि जिन लोगों ने कोरोना महामारी के दौरान अपनी नौकरी गंवाई है, उन सभी लोगों के EPFO अकाउंट में सरकार 2022 तक पीएफ का अंशदान जमा करेगी। वित्त मंत्रालय ने साफ किया कि वैसे सभी लोगों को इस सुविधा का लाभ मिलेगा जिन लोगों का EPFO में रजिस्ट्रेशन होगा। नौकरी गंवाने वाले लोगों के पीएफ अकाउंट में केंद्र सरकार एम्प्लॉय के हिस्से का अंशदान तो करेगी ही, साथ ही एम्प्लॉयर कंपनी की ओर से भी किया जाने वाला शेयर केंद्र सरकार ही भरेगी। लेकिन 2022 तक पीएफ के अंशदान के लिए 2 बातें जरूरी हैं। पहला, यूनिट का EPFO में रजिस्ट्रेशन और दूसरा, एम्प्लॉय का वापस संगठित क्षेत्र में किसी काम पर लौटना।
लखनऊ में आज कल्याण सिंह का उनके अंतिम दर्शन किए जाएंगे। सुबह 9 से 11 बजे तक घर पर उनके अंतिम दर्शन होंगे। वहीं 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक लखनऊ के विधान भवन में उनके पार्थिव शरीर को रखा जाएगा, वहां पर दर्शन किए जाएंगे। दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक बीजेपी ऑफिस में दर्शन होंगे। दोपहर 3 बजे पार्थिव शरीर अलीगढ़ के लिए रवाना होगा। यूपी में 3 दिन का राजकीय शोक का ऐलान कल योगी आदित्यनाथ की तरफ से कर दिया गया था। और जैसे योगी आदित्यनाथ को खबर मिली थी कि तबीयत बहुत ज्यादा कल्याण सिंह जी की बिगड़ती जा रही है, उन्होंने अपने तमाम राजनीतिक कार्यक्रम भी रद्द कर दिए थे और मुलाकात करने के लिए अस्पताल में पहुंच गए थे। लेकिन फिर खबर आई कि अब हमारे बीच यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह नहीं रहे। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। विधान भवन में इनके पार्थिव शरीर को भी रखा जाना है, वहां पर भी आज अंतिम दर्शन होंगे और कल इनका अंतिम संस्कार होगा। 9 से 11 बजे घर पर पार्थिव शरीर के दर्शन करने के लिए वहां पर हमें आज फिर से हुजूम उमड़ता हुआ नजर आएगा। सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक विधान भवन में उनके दर्शन होंगे। 1 से 3 बजे पार्थिव शरीर को अलीगढ़ के लिए रवाना कर दिया जाएगा। वहीं 23 अगस्त यानी कि कल की तारीख अतरौली में उनका अंतिम संस्कार होगा। अलीगढ़ के अतरौली में ही उनका जन्म हुआ था 5 जनवरी 1932 को। साल 1967 में अतरौली से पहली बार वो विधायक चुने गए थे। जून 1991 में यूपी के सीएम वो पहली बार बने थे। फिर दिसंबर 1992 में बाबरी के बाद सीएम पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया था और तब उन्होंने कहा था कि मैं एक नहीं अनेकों सरकारें कुर्बान करने को तैयार हूं, लेकिन मैं अपनी भावना से समझौता बिल्कुल नहीं करूंगा। उसके बाद सितंबर 1997 में दूसरी बार उत्तर प्रदेश के सीएम कल्याण सिंह बने थे। देखिए 10 बार उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा है, 9 बार उन्हें जीत हासिल हुई, 2 बार वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रह चुके हैं। एक रिपोर्ट आप देखिए। कल सुबह यहाँ पर 9 से 11 दर्शन कर पाएंगे। जो आम लोग होंगे उनके अंतिम दर्शन करना चाहेंगे, उनका पार्थिव शरीर यहीं मॉल एवेन्यू स्थित आवास में रखा जाएगा। उसके बाद विधान भवन दोपहर में इनका शरीर वहाँ रखा जाएगा और उसके बाद उसी के सामने भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में और दोपहर 3 बजे के बाद उम्मीद की जा रही है कि इनका पार्थिव शरीर अलीगढ़, इनका जो पैतृक ज़िला है वहाँ पर जाएगा, जहाँ पर लोग उनके अंतिम दर्शन कर पाएंगे। और उसके बाद पैतृक गांव जो अतरौली है अलीगढ़ ज़िले में, वहाँ उनको ले जाया जाएगा। सोमवार के दिन उम्मीद की जा रही है कि नरौरा गंगा घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। लेकिन एक बहुत बड़ी क्षति न केवल भारतीय जनता पार्टी के लिए बल्कि उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति के लिए, क्योंकि कल्याण सिंह का जो कद था उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति में वो अभूतपूर्व रहा और इसीलिए यहाँ पर लगातार नम आंखें लिए तमाम लोग, भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता लगातार आ रहे हैं। उनका आना जाना लगातार जारी है और अगले 2 दिनों तक लोग उनके अंतिम दर्शन कर पाएंगे। कैमरा पर्सन मनोज के साथ आमिर हक, लखनऊ, टाइम्स नाउ नव भारत। कल्याण सिंह जी का जाना राजनीति के एक युग का अंत है। बीजेपी के कद्दावर नेता कल्याण सिंह जी का कई बार बीजेपी से मोह भंग भी हुआ, लेकिन उनकी आखिरी इच्छा यही थी जब उनके जीवन का अंत हो, बीजेपी के झंडे में लिपटकर इस दुनिया से वो जाएं। उनकी एक और आखिरी ख्वाहिश थी जो पूरी ना हो सकी। क्या थी वो आखिरी ख्वाहिश, इस रिपोर्ट में आप देखिए। राम मंदिर आंदोलन के नायक, राम जन्मभूमि आंदोलन के नायक रहे। राम के लिए सत्ता छोड़ने को तैयार। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम इस पावन स्थल पर भव्य राम मंदिर के निर्माण का कार्य आगे बढ़े, इसके लिए आवश्यकता पड़ी तो सत्ता छोड़ने में भी उन्हें कोई संकोच नहीं हुई। भव्य राम मंदिर का सपना देखा। जन भावनाएं तो ये है कि राम का मंदिर बनना चाहिए। करोड़ों लोगों की आस्था का प्रश्न है राम। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जिनके कण कण में बसे थे, जब तक जिए अयोध्या में भव्य राम मंदिर का सपना देखा। वो कल्याण सिंह अपने प्रभु राम की एक अधूरी ख्वाहिश के साथ इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। कल्याण सिंह अयोध्या में भव्य राम मंदिर में दर्शन के बाद दुनिया से विदा लेना चाहते थे। कल्याण सिंह अपने पूरे जीवन काल में
अयोध्या में राम मंदिर के सबसे मुखर पैरोकारों में एक रहे। उन्हें यूपी के बड़े हिंदूवादी नेताओं में से भी एक माना जाता था। वो तमाम मंचों से कहते रहे, अयोध्या में राम मंदिर के स्थान पर ही विवादित ढांचा बना था। उनके दावों पर सुप्रीम कोर्ट की मोहर तो लग गई, लेकिन कल्याण सिंह भव्य राम मंदिर के निर्माण का काम पूरा होने से पहले ही इस दुनिया से विदा हो गए। जन भावनाएं तो ये है कि राम का मंदिर बनना चाहिए। करोड़ों लोगों की आस्था का प्रश्न है राम, और राम के मंदिर का संकल्प करोड़ों लोगों को है, किसी एक व्यक्ति का, एक दल का नहीं है। और मैं तो चाहता ये हूँ कि जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं सब अपना अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करें जनता के सामने कि अयोध्या में राम जन्मभूमि पर राम के मंदिर के बनाने के पक्ष में हैं या उसके विरोध में हैं। कल्याण सिंह को जानने वाले बताते हैं, वो कभी हेलीकॉप्टर से अयोध्या नहीं जाते थे। वो कहते थे, इस धरती पर सड़क से आना उनका सौभाग्य होगा। यही वजह है कि अमित शाह उन्हें राम जन्मभूमि आंदोलन का नायक कहते हैं। तो योगी बताते हैं, कल्याण सिंह राम के लिए सत्ता को भी छोड़ने को तैयार थे। श्री कल्याण सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे, राम जन्मभूमि आंदोलन के नायक रहे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और कई सालों तक पिछड़े समाज के हितों की रक्षा के लिए सदैव उन्होंने लड़ाई लड़ी। श्री राम जन्मभूमि मंदिर आंदोलन के वे अग्रणी नेता थे। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम इस पावन स्थल पर भव्य राम मंदिर के निर्माण का कार्य आगे बढ़े। इसके लिए आवश्यकता पड़ी तो सत्ता छोड़ने में भी उन्हें कोई संकोच नहीं हुई। विश्वनाथ प्रताप सिंह ने 1990 में मंडल कमंडल की राजनीति शुरू की। सिंह ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करने का ऐलान किया। तो बीजेपी ने राम मंदिर निर्माण आंदोलन को राजनीतिक तौर पर हाथ में ले लिया। इसके बाद देश में राजनेता दो हिस्सों में बंट गए, एक मंडल की राजनीति करने वाले और दूसरे मंदिर की राजनीति के साथ। लेकिन कल्याण सिंह देश के शायद अकेले राजनेता होंगे जिन्होंने दोनों तरह की राजनीति एक साथ की। बीजेपी में सोशल इंजीनियरिंग को आगे बढ़ाने वाले नेता का नाम कल्याण सिंह है, तो राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए पूरी सरकार के साथ शपथ लेने वाले और सरकार से इस्तीफा देने वाले राजनेता का नाम भी कल्याण सिंह ही है। कल्याण सिंह के कद का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है, उनके बारे में कहा जाता था, देश में अटल बिहारी तो यूपी में कल्याण सिंह। वैसे तो वाजपेयी की तरह कल्याण सिंह भी अपना पहला चुनाव हार गए थे, लेकिन उसके बाद वो 8 बार विधायक रहे, 3 बार यूपी के मुख्यमंत्री, 1 बार लोकसभा के सांसद और फिर राजस्थान के गवर्नर भी रहे। बीजेपी से अलग होने के बाद कल्याण सिंह ने 2012 में राष्ट्रीय जनक्रांति पार्टी बनाकर चुनाव भी लड़ा, लेकिन तीसरी बार फिर बीजेपी में लौटे तो इस बार यहीं के होकर रह गए। तब उन्होंने कहा था, संघ और भारतीय जनता पार्टी के संस्कार मेरे रक्त के बूंद बूंद में समाये हुए हैं और इसलिए मेरी इच्छा है कि जीवन भर भाजपा में रहूं और जीवन का जब अंत हो तो मेरा शव भी भारतीय जनता पार्टी के झंडे में लिपट कर जाए। अब ये महान शख्सियत हमारे बीच नहीं है, लेकिन एक कामयाब प्रशासक और राम भक्त के तौर पर वो हमेशा लोगों की यादों में रहेंगे। जब भी राम मंदिर का जिक्र आएगा, कल्याण सिंह को याद किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने कल्याण सिंह के अंतिम दर्शन किए। कल्याण सिंह के घर जाकर पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि अर्पित की है। मायावती ने कल्याण सिंह के परिवार से मिलकर शोक भी व्यक्त किया है। तो मायावती ने अंतिम दर्शन किए हैं। कल्याण सिंह जी अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। उन्होंने अंतिम सांस ली कल 89 साल की उम्र में, और मायावती ने कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज भी अलग अलग जगह पर, जैसे कि बीजेपी दफ्तर में भी उनके पार्थिव शरीर को रखा जाएगा, विधान भवन में भी रखा जाएगा, वहां पर उनके अंतिम दर्शन होंगे। और कल उनके गंगा तट पर
उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। परिवार से मुलाकात कर मायावती ने शोक व्यक्त किया है। राम मंदिर आंदोलन के नायक कल्याण सिंह अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। राम मंदिर के लिए उन्होंने सत्ता तक छोड़ दी थी और राजनीति अगर किसी को सीखनी है तो वो बहुत बड़े एक नेता रहे हैं। उनसे सीखने को बहुत कुछ है। एक अहम भूमिका उनकी राम मंदिर के समय रही थी और जो हम सत्ता छोड़ने की बात कर रहे हैं, उन्होंने साफ कहा था कि मैं अपनी और देश की, प्रदेश की भावनाओं के साथ समझौता नहीं करूंगा। मैं एक के एक या अनेकों सरकार को कुर्बान करने के लिए तैयार हूं। और उन्होंने ये कहकर इस्तीफा दे दिया था। शोक जताते हुए मायावती ने क्या कहा, सुनते हैं। राजनीतिक जीवन में बहुत चुनौतियां आई हैं, तो उसका उन्होंने काफ़ी डटकर मुकाबला किया, बड़े संघर्षशील रहे। उनके निधन पर हमारी पार्टी गहरा दुख प्रकट करती है और कुदरत से ये प्रार्थना करती है कि उनके अनुयायियों व उनके परिवार को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। तो मायावती को आप सुन रहे थे। उनके अंतिम दर्शन किए हैं, श्रद्धांजलि अर्पित की है कल्याण सिंह जी को मायावती ने। और अब हम आपको बताते हैं कि आज कहां और कैसे दर्शन हो पाएंगे कल्याण सिंह जी के। ग्राफिक्स के माध्यम से आप समझिए। सुबह 9 बजे से 11 बजे तक उनके अंतिम दर्शन किए जा सकते हैं उनके घर पर ही। वहीं 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक विधान भवन में उनके पार्थिव शरीर को रखा जाएगा, वहां पर उनके अंतिम दर्शन होंगे। वहीं दोपहर 3 बजे उनके पार्थिव शरीर को अलीगढ़ के लिए रवाना कर दिया जाएगा। अतरौली में उनका अंतिम संस्कार 23 अगस्त यानी कि कल होना है। और लगातार कल्याण सिंह जी के निधन के बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। 30 अक्टूबर 1990 में अयोध्या में कार सेवकों पर गोलियां चली थी। राम मंदिर आंदोलन का बड़ा चेहरा कल्याण सिंह जी को माना जाता है। एक अहम भूमिका उनकी रही थी। राम मंदिर आंदोलन के लिए बीजेपी ने कल्याण सिंह को आगे किया था। साल 1991 में भारतीय जनता पार्टी ने यूपी में सरकार बनाई। कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। सीएम बनने के फौरन बाद अयोध्या का उन्होंने दौरा किया था और कभी भी वो प्लेन से नहीं जाते थे। वो कहते थे मैं पैदल गुजरूंगा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की धरती अयोध्या से। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। वहीं अफगानिस्तान से हिंदुस्तानियों का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। भारत सरकार बिना रुके तालिबान के चंगुल में फंसे भारतीयों की वतन वापसी के लिए नॉन स्टॉप फ्लाइट्स चला रही है। कल काबुल एयरपोर्ट से 87 भारतीयों का रेस्क्यू किया गया। ताजिकिस्तान उन्हें पहुंचाया गया। 87 भारतीयों के साथ साथ 2 नेपालियों को भी रेस्क्यू उनका किया गया है। इसके बाद उन्हें दिल्ली लाने की तैयारी इस समय चल रही है। वतन वापसी की खुशी आप तस्वीरों में देख सकते हैं। वहीं अफगानिस्तान से जो भारतीय लौट के आए हैं उनमें खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। भारत सरकार और एयरफोर्स को धन्यवाद वो लोग दे रहे हैं। काबुल से ऑपरेशन एयरलिफ्ट की इनसाइड स्टोरी। इन भारतीयों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। बस ये समझ लीजिए कि ये आतंक के साए से जिंदा लौटे हैं और अपने वतन में सुरक्षित हैं। अफगानिस्तान से राहत की खबर आई है। 85 भारतीयों ने सुबह ही काबुल छोड़ा है। इंडियन एयरफोर्स के ट्रांसपोर्ट विमान C-130J में सवार होकर सभी भारतीय काबुल से रवाना हुए। तालिबान के शिकंजे से भारतीयों को निकालना आसान नहीं था। इस मुश्किल काम को भारतीय वायुसेना ने बखूबी अंजाम दिया। सबसे पहले विमान को काबुल से तजाकिस्तान के दुशांबे एयरबेस लाया गया, जहां से विमान ने हिंदुस्तान के लिए उड़ान भरी।
अब तक काबुल से 350 से ज्यादा भारतीयों को सुरक्षित लाया गया है। लेकिन तालिबान की बंदिशों को तोड़कर भारतीयों को कैसे बचाया गया? कैसे तालिबान की नाकाबंदी को चकमा देकर भारतीय काबुल एयरपोर्ट तक पहुंचे? कैसे अफगानिस्तान में ऑपरेशन एयरलिफ्ट को अंजाम दिया जा रहा है? इसकी एक एक डिटेल आपको बताते हैं। सबसे पहले ऑपरेशन एयरलिफ्ट का पहला चैप्टर खोलते हैं और आपको बताते हैं कि पहले ऑपरेशन को कैसे अंजाम दिया गया। दिन था 15 अगस्त, जगह हिंडन एयरबेस, मिशन काबुल से भारतीयों की सुरक्षित वापसी। जिस दिन पूरा देश आजादी का जश्न मना रहा था, उस दिन एयरफोर्स की स्काई लॉर्ड स्क्वाड्रन के जवान 2 C-17 ग्लोबमास्टर में सवार हो रहे थे। बेहद गुप्त तरीके से इस मिशन को अंजाम देना था, इसलिए पाकिस्तान के एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं किया गया, क्योंकि पाकिस्तान को इस ऑपरेशन की भनक भी लग जाती तो वो इसमें कुछ न कुछ टांग जरूर अड़ाता। और उसके बाद जो भारतीयों के आगे सबसे बड़ी मुश्किल थी वो ये थी कि इंडियन एम्बेसी काबुल से लेकर काबुल के एयरपोर्ट तक कैसे पहुंचा जाए। वो जो रास्ता था वो 15 किलोमीटर का रास्ता बेहद मुश्किल था, क्योंकि बीच में जो तालिबानी थे वो हथियारबंद थे और लगातार उन सड़कों पर घूम रहे थे। तो ये सोचा गया कि अब ये यात्रा जो है, जो इंडियन एम्बेसी से काबुल एयरपोर्ट तक होगी, वो रात को की जाएगी। 15 अगस्त को भी एक कोशिश की गई, लेकिन 15 अगस्त को वो हथियारबंद तालिबानियों से डर कर कहीं ना कहीं, क्योंकि वो पूरी प्लानिंग नहीं तैयार हो पा रही थी, वापस लौट कर आना पड़ा। वो मुश्किल समय था, एक ऑपरेशन चल रहा था, लेकिन उसके बाद फिर से हमने 16 अगस्त को कोशिश की और उसमें हम कामयाब हुए। इंडियन एयरफोर्स को काबुल दूतावास से 200 लोगों को सुरक्षित लाना था। इसमें अफगानिस्तान में भारत के राजदूत रुद्रेंद्र टंडन, वहां के दूतावास का स्टाफ और उनका परिवार, इसके अलावा आईटीबीपी के करीब 99 कमांडो थे। लेकिन ऑपरेशन एयरलिफ्ट को अंजाम देने में 2 बड़ी चुनौतियां थी। पहली चुनौती, कैसे दूतावास के लोग काबुल एयरपोर्ट तक पहुंचेंगे, और दूसरी चुनौती, कैसे काबुल एयरपोर्ट से भारत सुरक्षित लाया जाएगा, क्योंकि काबुल की सड़कों पर तालिबान के लड़ाके बंदूक लेकर घूम रहे थे। इनके साथ ही लश्कर के आतंकी, हक्कानी नेटवर्क के दहशतगर्द भी थे, जो भारतीयों को कभी भी निशाना बना सकते थे। काबुल एयरपोर्ट से भारतीय दूतावास की दूरी 15 किलोमीटर है। 15 अगस्त को ही दूतावास के लोगों को काबुल एयरपोर्ट पहुंचना था, लेकिन दूतावास के पास बम धमाके से हालात बिगड़ गए। लेकिन अगले दिन फिर कोशिश की गई। हालात को देखते हुए रणनीति बदली गई। भारतीयों को निकालने के लिए 2 अलग अलग टीमें बनाई गई। 14 बुलेट प्रूफ गाड़ियों में भारतीय दल सवार हुआ, तालिबानियों को चकमा देते हुए अलग अलग रूट से गए, और फिर जैसे जैसे भारतीय दल एयरपोर्ट तक पहुंचा, इन 15 किलोमीटर का सफर कई घंटे में करते हुए भारतीय दल को एयरपोर्ट पहुंचाया गया। इसके बाद भारतीय वायुसेना के 2 ग्लोबमास्टर विमानों के जरिए 200 लोगों को सुरक्षित वतन लाने के ऑपरेशन का अंतिम फेज शुरू हुआ। पहले 16 अगस्त को 46 लोगों की एक टीम को काबुल से लाया गया। फिर अगले दिन यानी 17 अगस्त को दूसरी टीम, जिसमें करीब 150 लोग सवार थे, उन्हें दूसरे दिन हिंदुस्तान लाया गया। भारतीय वायुसेना का C-17 ग्लोबमास्टर भारत से जाता है। बहुत ही मुस्तैद तरीके से इस बार तैयार थी वायुसेना कि अब उन्हें किस कदम पे क्या करना है। वहां पर जो काबुल एयरपोर्ट पे हालात थे, उसके बाद ये बहुत जरूरी था कि वहां पर जो विमान है उसको किस तरह से सुरक्षित रखा जाएगा। ये सब चिंताएं तो थी, लेकिन इस ऑपरेशन को सक्सेसफुल बनाया गया। वहां पर अमेरिकी जो सेना थी, उनसे बातचीत करने के लिए विदेश मंत्री लगातार काम कर रहे थे। और अगर C-17 की बात करें तो उसमें हमारे गरुड़ जवान मौजूद थे, जिन्होंने उन लोगों को, उन भारतीयों को किसी तरह की परेशानी नहीं आने दी। और उस एयरपोर्ट के अंदर भी जिस तरह का माहौल उन्हें मिलना चाहिए था, वो सुरक्षित वातावरण देना था। और जो बाहर के हालात थे, जो हमने वीडियो देखे हैं, यानी कि जो लगातार तालिबानी वहां पर मौजूद थे, जो अफगानिस्तान के लोग लगातार एयरपोर्ट के आसपास आ रहे थे, उन सब के बीच में इस तरह के ऑपरेशन को अंजाम देना बहुत